दोस्तों आर्टिकल 82 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रावधान करता है कि देश में हर सेंसस के बाद में 10 साल के बाद जो जनगणना होती है हर सेंसस के बाद में डीलिमिटेशन होना चाहिए। अभी डीलिमिटेशन क्या है? डीलिमिटेशन है जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं जिनके आधार पर एमपीज को चुना जाता है, वहाँ पर उनका एरिया, उसकी बाउंड्री चेंज की जा सकती है डिपेंडिंग ऑन द चेंज इन द पॉपुलेशन जो 10 साल के टाइम में हुआ होगा नए पुराने सेंसस और नए सेंसस के बीच में। अब इससे होता क्या है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज बढ़ती जाएगी, या फिर मैं कहूं कि यहां पर नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स, लोकसभा सीट्स बढ़ती जाएंगी। लेकिन कहां पर बढ़ेंगी? ये बढ़ेंगी वहां पर जिस राज्य में पॉपुलेशन बढ़ेगी या जिस एरिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी। ये जो मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 82 ये प्रावधान करता है एमपीज की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा के अंदर उनके डीलिमिटेशन में। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 170 राज्य के अंदर जो एमएलएस की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें भी ये डीलिमिटेशन का प्रावधान करता है। अब ये जो डीलिमिटेशन है सबसे पहले हुआ था 1952 में 1951 के सेंसस के बाद। उसके बाद दूसरी बार हुआ था 1963 में 1961 के सेंसस के बाद। उसके बाद हुआ था 1973 में 1971 के सेंसस के बाद। और ये प्रावधान है कि हर 10 साल बाद जो सेंसस होगा उसके बाद डीलिमिटेशन होगा। लेकिन 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने डीलिमिटेशन कमीशन के ऊपर, डीलिमिटेशन के ऊपर एक बैन लगा दिया, या एक तरीके से कहा जाए कि एक फ्रीज कर दिया उसको, और कहा कि अगले 25 सालों तक डीलिमिटेशन नहीं होगा 1976 में। और उसके बाद जब 1976 के बाद के 25 साल पूरे हुए, 2001 में सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो उन्होंने 2001 के सेंसस के हिसाब से 2002 में डीलिमिटेशन तो हुआ, बाउंड्रीज में फेरबदल तो हुआ। चौथा जो डीलिमिटेशन मैंने पहला आपको बताया, पहला डीलिमिटेशन कब हुआ? 1952, दूसरा 1963, तीसरा 1973, चौथा डीलिमिटेशन जो हुआ वो 2002 से 2008 के बीच में हुआ। लेकिन नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स में कोई फेरबदल नहीं किया गया, वो 543 थी और ऐसे रखी गई। और फिर 25 साल के लिए इसको फ्रीज कर दिया। अब पॉइंट ये है कि ये जो 25 साल थे ये अब पूरे हो रहे हैं 2026 में। और जब ये डीलिमिटेशन अब 2026 में जो सेंसस है, अब 2021 में सेंसस होना था, 2021 का तो सेंसस हुआ नहीं है, अब सेंसस होगा 2000। अब या तो अभी करवा दें केंद्र सरकार, या तो अभी करा ले, और अगर नहीं कराते हैं तो अब ये सेंसस होगा 2031 में, और उसके बाद फिर डीलिमिटेशन होगा। लेकिन तब तक जो डेमोग्राफिक चेंज है ना दोस्तों, उसके बारे में अगर आप समझोगे तो ये एक इंटरेस्टिंग या एक कहा जाए एक बहुत ही सैडनिंग सी पिक्चर यहाँ पर प्ले हो रही है कि मैंने कहा नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स या लोकसभा सीट्स बढ़ जाएंगी डिपेंडिंग ऑन द चेंज इन पॉपुलेशन। लेकिन कहां पर? जिन राज्यों की पॉपुलेशन बढ़ी है, पॉपुलेशन तो आप कह सकते हैं पॉपुलेशन तो पूरे देश की बढ़ी है, लेकिन दोस्तों पॉपुलेशन के मायने में अगर देखें ना तो जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, यूपी है, बिहार है, या इवन फॉर दैट मैटर मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, यहाँ पर जो पॉपुलेशन का इंक्रीज है ये सदर्न इंडियन स्टेट्स जो हैं केरला, तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटका, उनके कंपैरिजन में नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा हुआ है, साउथ इंडिया में बहुत कम हुआ है। इवन फॉर दैट मैटर मैं आपको बताऊं जो साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर जो TFR है, जिसको हम टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं, जिसका रिप्लेसमेंट लेवल भी 2.1 होता है। इसका मतलब यह है कि अगर एक हस्बैंड वाइफ है तो उनके 2.8 ये एवरेज निकाली गई है, तो इतने बच्चे अगर होंगे 2.1 का रिप्लेसमेंट लेवल है जिससे पॉपुलेशन सस्टेन हो सकती है। अगर 100 लोग हैं और टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब एक महिला अपने पूरे जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देगी, इसका जो एवरेज है वो 2.1 का है। अगर ये होता है तो पॉपुलेशन कांस्टेंट रहेगी, अगर ये 2.1 से ज़्यादा होता है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, और अगर ये कम होता है तो पॉपुलेशन डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी। सदर्न इंडियन स्टेट्स का जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो 1.6 से 1.8 के बीच में है। मतलब सस्टेनेबल लेवल जो है पॉपुलेशन का उससे भी कम, मतलब पॉपुलेशन विल ग्रेजुअली डिक्लाइन इन दोज स्टेट्स। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ समय में साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल के जो मेजर्स हैं उनको बहुत अच्छे से फॉलो किया है, जबकि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल के ऐसे किसी भी मेजर को फॉलो नहीं किया। अब जब उन्होंने ऐसे मेजर्स को ही फॉलो नहीं किया है तो फिर उससे क्या हुआ? उससे हुआ ये है क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स को नहीं फॉलो किया, उनके वहाँ पे जो नॉर्थ इंडिया स्टेट्स हैं, या यूँ कहें कि अगर लैंग्विस्टिक लेवल पे बात करूँ तो जो हिंदी भाषी स्टेट हैं वहाँ पर TFR 3.5 है, ऑलमोस्ट डबल दैट ऑफ साउथ इंडियन स्टेट्स। इसलिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहां पर हुआ है? नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में। इसलिए अगर डीलिमिटेशन हुआ तो डीलिमिटेशन जब होगा, क्योंकि पॉपुलेशन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो नंबर ऑफ सीट्स भी कहां पर बढ़ेंगी? नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की। इसका मतलब पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर ज़्यादा MPs कहां के होंगे? नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के। तो ज़्यादा चलेगी किसकी? तो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की। मतलब साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं
जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स अपनाए हैं और पॉपुलेशन को कंट्रोल भी किया है, उन्होंने अच्छा काम किया है, और उनके अच्छे काम करने का अब परिणाम या कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि उनकी पार्लियामेंट में जो उनकी आवाज है वो कम हो जाएगी और ज्यादा, मतलब दे आर पनिश्ड फॉर डूइंग समथिंग गुड। इसको एक और पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे दोस्तों, तो एक इसी का एक एंगल ये भी है कि साउथ इंडियन स्टेट्स का जो टैक्स कलेक्शन है उसका उनको वापसी जो मिलता है केंद्र सरकार से वो सिर्फ 30% है। ऐसा मैं अपनी तरफ से बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये न्यूज़पेपर के और अलग अलग न्यूज़ मीडिया हाउसेस का डेटा है जो पब्लिश होता है। तो व्हाट दे पे इफ दे आर कलेक्टिंग 100 रुपीज एज टैक्स, तो उनको वापसी सिर्फ 30 रुपये मिल रहे हैं केंद्र सरकार से डेवलपमेंट के नाम पर या अपना खर्चा चलाने के नाम पर। वहीं पर जो हमारे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, ये जिनकी पॉपुलेशन भी बहुत तेजी से बढ़ रही है और जो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये अगर 100 रुपये देते हैं तो वापस में 250 से 350 रुपये ले रहे हैं, मतलब 250 से 350% ये सेंटर से पैसा डिमांड करते हैं और वो मिलता है। और अब पार्लियामेंट में क्योंकि इनकी सीट्स बढ़ेंगी तो नंबर ऑफ एमपीज भी इनके ज्यादा होंगे, तो से भी किसका ज्यादा होगा, चलेगी भी किसकी ज्यादा, तो इन्हीं की बनेगी। अब मतलब एक ऐसी अजीब सी सिचुएशन हो गई है कि जो व्यक्ति नॉन परफॉर्मर है, जो स्टेट्स, व्यक्ति जो नाम बोलूं मैं स्टेट्स बोलूं, तो जो स्टेट्स नॉन परफॉर्मर हैं, जिनके एजुकेशन के हालात अच्छे नहीं है, जिनके पॉपुलेशन कंट्रोल के हालात अच्छे नहीं है, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, जो टैक्स ज़्यादा नहीं वो करते हैं, जो ज़्यादा कंजम्पशन, ज़्यादा चीज़ें डिमांड करते हैं सेंटर से, वो ही अब कानून बनाएंगे उन लोगों के लिए भी या उन स्टेट्स के लिए भी जो अच्छा काम करते आ रहे हैं, और उन्हीं के पैसे से पॉलिसीज बनाएंगे। तो अजीब सी दुविधा आ गई है। डीलिमिटेशन जब होगा तो साउथ इंडियन के जो स्टेट्स हैं, अभी डीलिमिटेशन कब होगा, 2026 में जो डीलिमिटेशन के ऊपर एक फ्रीज लगाया हुआ है, अब उसके बाद देखते हैं या मोदी सरकार भी ऐसा ही कोई फ्रीज लेकर के आएगी फिर से 25-50 साल के लिए, या किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बाउंड्री में चेंज होगा। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से हिंट ये है कि ये डीलिमिटेशन करवाएंगे, मे बी कि इनकी नॉर्थ इंडिया में सीटें बढ़ जाएंगी इससे, और उसके बाद इनको उसका बेनिफिट ही शायद नजर आ रहा होगा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बीजेपी की पकड़ बहुत मजबूत है। अब ये मामला बहुत पेचीदा है, आप आर्टिकल ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 डीलिमिटेशन को बनाने का काम करते हैं। इस मुद्दे पर आने वाले 1-1.5-2 साल में बहुत सारी चर्चाएं होंगी दोस्तों अलग अलग जगह पर। अगर आपको मुद्दा थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं मैं इसके ऊपर और डिटेल में वीडियोस लेकर के आऊँ कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज इस चीज़ के निकल करके आ सकते हैं और क्या क्या पॉसिबल सोल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि मैं आपको डीलिमिटेशन से संबंधित थोड़ी सी जानकारी मिनिमम जो मैं यहाँ पर दूँ। थैंक यू वेरी मच।